व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग पढ़ रहे थे पार्टनरशिप के बारे में और आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और वी विल कंसिडर पार्टनरशिप डीड एज अवर फर्स्ट टॉपिक टुडे। और पार्टनरशिप डीड के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हम लोग इसी पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारा एंडिंग की तरफ चला जाएगा, देन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 3, 4 जो कि हमें इसी पर्टिकुलर वीक में पूरा करना है। तो चलिए जल्दी से चालू करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या क्या शानदार पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है भाई। व्हाट इज एक्चुअली पार्टनरशिप डीड? तो देखो, पार्टनरशिप डीड बेसिकली हमारे पास एक वो एग्रीमेंट है या वो डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाएंगे। देखो यार, पार्टनर्स में क्या होगा ना, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 लोग, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। 50 लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, 50 लोग जो अलग अलग ट्रेडिशन से आते हैं, कस्टम से आते हैं, मिलजुल के बिजनेस करना चाहेंगे। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो हर चीज लिखित में होनी चाहिए ना। तो एक वो एग्रीमेंट, एक वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे पार्टनरशिप को। प्रॉफिट कैसे बटेगा, कितने पार्टनर को, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करेगा सैलरी मिलेगी क्या, लीव रूल्स क्या होंगे, हर नियम जो पार्टनरशिप में चलेगा वो लिखा जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या है पार्टनरशिप डीड? द रिटन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशंस विच गवर्न द पार्टनरशिप इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन हम लोग रिटन प्रेफर करते हैं। ये याद रखना, हो सकता है ओरल भी है, लेकिन ओरली तो लोग खुद ही भूल जाते हैं यार, तो रिटन प्रेफर करते हैं। ठीक है, इवन दो इट इज नॉट एसेंशियल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, इट इज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। एसेंशियल नहीं है बट एडवाइजेबल यही है कि रिटन ही होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या आता है, देखो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आएगा। नेम ऑफ द फर्म, फर्म का क्या नाम है भाई वो आ जाएगा। नेचर एंड लोकेशन, क्या करते हैं, क्या लोकेशन है, कितने समय का बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट किसने कितनी कितनी करी है, प्रॉफिट लॉस कैसे बांटोगे, डिस्प्यूट हो गया तो कैसे सॉल्व करोगे, फर्म बंद कैसे होगा। डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसॉल्व होना, बंद होना। फर्म बंद कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज होगा क्या, सैलरी कितनी कितनी किसको मिलने वाली है, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस क्या क्या है, वो हर चीज जिस पे लड़ाई हो सकती है वो सब इसमें लिखा जाता है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। अब आ रहा है रजिस्ट्रेशन। सर व्हाट इज रजिस्ट्रेशन मैन, व्हाट इज रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप अपने फर्म को रजिस्टर करवाते हो अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, है ना भाई। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एक वो इंसान है जो रजिस्ट्रेशन करता है आपकी पार्टनरशिप फर्म का। रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, आपकी इच्छा है, आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो, नहीं करवाना चाहो तो भी चलेगा, बट अगर करवा लो तो अच्छा होता है, क्योंकि एक रजिस्टर्ड फर्म ही किसी दूसरी आउटसाइड पार्टी पे केस कर सकती है अगर कोई डिस्प्यूट हो। अनरजिस्टर्ड फर्म केस तो कर सकती है लेकिन वो 100 रुपये तक का कर सकती है, तो क्या ही फायदा है। तो आपके साथ अगर कोई डिस्प्यूट हो गया और तुम कोर्ट में कोई केस लेके जाना चाहते हो, अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आप लेके ही नहीं जा सकते। इसीलिए क्या बोला जाता है कि रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या लिखा है, देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मीन्स entering the firm's name along with the relevant prescribed particulars in the register of the firms kept with the registrar of firms। ठीक है, रजिस्ट्रार वो इंसान होता है जो रजिस्ट्रेशन करता है। पार्टनरशिप प्रोवाइड्स कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये जो रजिस्ट्रेशन है, पार्टनरशिप नहीं, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। इट इज ऑप्शनल फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड। वही बात है ना कि ऑप्शनल है, बट मैं आपको बोलता हूं कि करवा ही लेना चाहिए। सही है। अब अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं? दिस इज अ सावधान इंडिया सवाल, एग्जाम में आ जाता है। क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? नंबर 1, पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म। पार्टनर सूट फाइल नहीं कर सकता, सूट का मतलब केस फाइल नहीं कर सकता फर्म के खिलाफ। दूसरा, फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। फर्म किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकती। तीसरा, फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर्स। फर्म पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर सकती। तो कोई भी डिस्प्यूट होगा, एक तरीके से देखा जाए तो आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते। यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द पार्टनर्स में गेट द फर्म रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स ऑफ द स्टेट इन विच द फर्म इज सिचुएटेड। आप जिस भी स्टेट में हो उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए।
क्या प्रोसीजर है सर रजिस्ट्रेशन का? नंबर 1, सबसे पहले एक एप्लीकेशन सबमिट करो रजिस्ट्रार के पास। एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए? सारी डिटेल होनी चाहिए, क्या नाम है, क्या लोकेशन है, अगर कोई और जगह है जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो तो वो बताओ कहाँ पे है, डेट बताओ कौन से पार्टनर ने कब ज्वाइन किया, एड्रेस बताओ पार्टनर्स का, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन बताओ। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन सबमिट करो, उसके साथ रजिस्ट्रेशन की जो फीस लगती है फिर वो फीस सबमिट करो, उसकी स्लिप लगाओ साथ में। नंबर 2, फीस डिपॉजिट। वंस द एप्लीकेशन इज प्रोवाइडेड, नाउ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फीस इज टू बी डिपॉजिट। जब आप फीस डिपॉजिट कर दोगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल विल मेक एन एंट्री इनटू द रजिस्टर ऑफ द फर्म्स एंड विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सिंपल है, एप्लीकेशन लगाओ, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, फीस जमा करो, रसीद लगाओ, उसके साथ साथ अगर सब कुछ ओके मिलेगा रजिस्ट्रार को तो वो आपकी फर्म को रजिस्टर कर देगा। बेसिक, ठीक है। आइए सर, अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सर व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? देखो नाम में ही है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब जिसमें हम मिलजुल के बिजनेस करेंगे, जिसमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके बिजनेस किया जाता है। तो व्हाट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कम से कम 10 लोग, इसके अंदर मिनिमम 10 एडल्ट मेंबर्स चाहिए होते हैं, कम से कम 10 लोग मिलजुल के आगे आएंगे, मिलजुल के बिजनेस बनाएंगे और बिजनेस को एक साथ चालू करेंगे, बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और अपने बेनिफिट्स के लिए ही बिजनेस करने वाले हैं। तो क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी? वर्ड कोऑपरेटिव मींस वर्किंग टुगेदर विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस, ठीक है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। वॉलंटरी का मतलब अपनी इच्छा से आते हैं। who join together with the motive of welfare of the members। ये सोसाइटी मेंबर्स के वेलफेयर के लिए ही काम करती है। मतलब हम 50 लोग सपोज फार्मर्स हैं, हम सब मिल के आए हैं कि यार देखो अलग अलग रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो महंगा पड़ता है, क्यों ना एक सोसाइटी बना लें। फिर सोसाइटी मिल के 50 लोगों के लिए रॉ मटेरियल खरीद लिया करेगी, कॉस्ट में सस्ता पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमें फर्टिलाइजर खरीदना है, हमें पेस्टिसाइड्स खरीदना है, इंसेक्टिसाइड्स खरीदना है तो सब सस्ते पड़ेंगे ना बल्क में। उसके बाद हमारे को बेनिफिट कितना सारा होगा जब मिलजुल के काम करेंगे। तो ऐसी सोसाइटी को क्या बोल देते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। देखो दे आर ड्रिवन बाय द नीड्स टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि उनको चीजें सस्ती पड़े, मिलजुल के बिजनेस करते हैं, ठीक है। इन द फेस ऑफ पॉसिबल एक्सप्लॉइटेशन एट द हैंड्स ऑफ मिडलमैन। अदरवाइज क्या होगा कि मिडलमैन एक्सप्लॉइट करते हैं अकेले अकेले इंडिविजुअल को। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। सोल प्रोप्राइटरशिप का वॉलंटरी था, पार्टनरशिप का वॉलंटरी था, एचयूएफ आपकी इच्छा है, लेकिन यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। बिना रजिस्ट्रेशन के काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। देयर शुड बी एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर्स रिक्वायर्ड। हमें कम से कम 10 एडल्ट मेंबर्स चाहिए। मैंने आपको पहले बोल दिया 10 एडल्ट मेंबर्स चाहिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें पैसे का हिसाब किताब कैसे होता है? शेयर्स होते हैं। लाइक हमने सपोज 10-10 हज़ार रुपये लगा के 10 लोग ने सोसाइटी बना ली, 1 लाख की हो गई ना, तो 10-10% शेयर्स हो गए। 10% मेरा, 10% सेकंड नंबर वाले का, 10% तीसरे नंबर वाले का। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, ठीक है। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी चेक करो, क्या क्या फीचर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। नंबर 1, वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब कि ये आपकी इच्छा है, दिस इज इन योर हैंड्स। आप जब चाहे वॉलंटरली आ सकते हो, जब चाहे वॉलंटरली कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़ के जा सकते हो। तो इसके अंदर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप बंद गए, है ना। क्या लिखा है? द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी। अ पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन एंड कैन ऑल्सो लीव एनी टाइम एज पर हिज डिजायर। मेंबरशिप इन सोसाइटी इज ओपन फॉर ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट और जेंडर। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, जो आना चाहे आ सकता है, जो जाना चाहे जा सकता है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब आपने जितना पैसा लगाया है बस आप वहीं तक ही लाइबल हो। फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 लगा के कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबरशिप ली, अब अगर सोसाइटी लॉस में जा रही है तो बस वो 10,000 रुपये तक ही मैं लाइबल हूँ, इससे ज़्यादा मेरी लाइबिलिटी नहीं है उस सोसाइटी में, ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड। जितना जितना पैसा लगाया है बस वहीं तक। नंबर 3, लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंस रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो उसका एक सेपरेट लीगल स्टेटस है। सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब सोसाइटी अपने नाम से जानी जाती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसको लॉ में अलग से इज्जत मिलेगी कि हाँ ठीक है यार रजिस्टर्ड सोसाइटी है, सही है। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी।
Therefore, it is a separate legal entity distinct from its members. As a result, सोसाइटी किसी को स्यू कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकती है, केस कर सकती है और सोसाइटी के ऊपर भी कोई भी केस कर सकता है. कंट्रोल, सोसाइटी के अंदर सारा का सारा कंट्रोल किसका होता है? देखो डेमोक्रेसी चलती है यहाँ पे, किसी एक इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता, डेमोक्रेसी चलती है, सब कुछ की वोटिंग होती है. कोई भी डिसीजन लेना है तो वोटिंग होगी, जहां भी मेजॉरिटी वोट डालेगी वो डिसीजन फाइनल डिसीजन होने वाला है. तो वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी सोसाइटी काम कर पाएगी, नहीं तो सोसाइटी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी बेटा जी. ठीक है. सर्विस मोटिव, सर व्हाट इज सर्विस मोटिव? सोसाइटी का जो मकसद है वो अपने मेंबर्स का वेलफेयर होता है, अपने मेंबर्स के लिए काम करती है. तो नेक्स्ट फीचर क्या आता है? सोसाइटी वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, सर्व करने के लिए अपने मेंबर्स को. इसका स्क्रीनशॉट लो, फीचर्स हमारे समाप्त हो जाएंगे. वॉलंटरी मेंबरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी, लीगल स्टेटस, कंट्रोल, सर्विस मोटिव. व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या क्या मेरिट्स होंगे बेटा जी? अब देखो ना यार, जितने भी मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं सब फीचर्स से निकल के आते हैं. अगर तुमने फीचर ध्यान से पढ़े तो मेरिट आप बड़े आराम से निकाल सकते हो. नंबर 1, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस. भाई डेमोक्रेसी है, 1 पर्सन 1 वोट मिलेगा तो डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, क्योंकि एक अकेला इंसान जो सोचता है 10 लोग मिलकर जब डिसीजन लेते हैं तो बेटर डिसीजन मिलता है. इक्वालिटी है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा मेरिट है. क्या लिखा है? प्रिंसिपल ऑफ 1 man 1 vote गवर्न्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड टू इक्वल वोटिंग राइट्स. स्टेबल एग्जिस्टेंस, स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि मेंबर आ रहा है, मेंबर जा रहा है, मेंबर बैंकरप्ट हो गया, मेंबर की डेथ हो गई, मेंबर इस सिचुएशन में नहीं है कि वो आ पाए, सोसाइटी को फर्क नहीं पड़ता, सोसाइटी चलती रहती है. सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर बीमार हो गया, बिजनेस बंद. पार्टनरशिप में किसी पार्टनर की डेथ हो गई, एग्रीमेंट खत्म, नया बनाना पड़ेगा, काम रुक जाएगा. सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं है, सोसाइटी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है. तो सोसाइटी का एग्जिस्टेंस कैसा है? स्टेबल. सोसाइटी का एग्जिस्टेंस स्टेबल है, सोसाइटी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सोसाइटी में गो ऑन फॉरएवर, यही हम लोग बोलते हैं. ठीक है. द डेथ, बैंकरप्सी, इंसेनिटी. डेथ तो आप समझते हो, बैंकरप्ट होना, दिवाला निकल जाना. इंसेनिटी, पागल हो जाना. उससे सोसाइटी की कॉन्टिन्यूटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आता. सोसाइटी देयरफॉर ऑपरेट्स अनअफेक्टेड बाय एनी चेंज. लिमिटेड लाइबिलिटी, सोसाइटी में लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड. देखो अगर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो वो एक ड्रॉबैक में जाता है, लिमिटेशन में जाता है. लिमिटेड होती है तो वो मेरिट में जाता है कि आपने जितना पैसा लगाया है बस उतना के लिए ही आप लायबल हो, उससे ज़्यादा के लिए आप लायबल नहीं हो. तो क्या लिखा है? लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो पर्सनल एसेट्स जो है मेंबर्स के वो सेफ हैं, वो बिकते नहीं हैं. इकोनॉमी इन ऑपरेशन, इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब होता है कि आप लोग मिलजुल के बल्क में काम करते हो, हर मेंबर मिलजुल के काम करता है तो इकोनॉमी रहती है, सस्ता पड़ता है हर सामान. क्या लिखा है? द मेंबर्स जनरली ऑफर ऑनररी सर्विसेज टू द सोसाइटी एज द फोकस इज ऑन एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट. क्योंकि अगर आपको अकेले अकेले एक एक इंसान, जैसे मैंने फार्मर का एग्जाम्पल लिया था, एक एक किसान जाके रॉ मटेरियल लेके आएगा, सीड्स लेके आएगा, उसको महंगे पड़ेंगे. लेकिन एज अ सोसाइटी मिलजुल के अगर हम इकट्ठे ले आए तो हमें इतना महंगा नहीं पड़ता, हमें वो सस्ता पड़ता है, तो कॉस्ट कम आती है. ठीक है. ईज ऑफ फॉर्मेशन, इसको फॉर्म करना बहुत ईजी है, फॉर्मेशन इसकी बहुत आसान है. मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए, बहुत बेसिक सी फॉर्मेलिटीज़ है, जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, सोसाइटी बन जाएगी. सही. क्या क्या डीमेरिट्स होंगे सर सोसाइटीज़ के? व्हाट आर द डीमेरिट्स? नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्सेज. अब देखो 10 लोग हो सकते हैं अनलिमिटेड, लेकिन 10 लोग बेसिकली कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे और एज अ मेंबर्स ही वो बिजनेस करेंगे. जितने भी लोग हैं वो भी व्यापार नहीं कर रहे, मेनली अपने मेंबर्स के लिए काम कर रहे हैं. तो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही तो होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन के लिए काम नहीं हो रहा, यहाँ पे किस लिए हो रहा है? अपने बेनिफिट के लिए काम हो रहा है. तो सोसाइटी के पास जो कैपिटल रहेगा वो हमेशा लिमिटेड रहेगा, अनलिमिटेड तो कभी भी नहीं होगा. क्या लिखा है? रिसोर्सेज ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स. लो रेट ऑफ डिविडेंड, यानी प्रॉफिट कुछ खास मिलता नहीं है तो बहुत ज़्यादा लोग सोसाइटी के अंदर पैसा लगाते भी नहीं है. नेक्स्ट आता है लैक ऑफ सीक्रेसी. आपकी इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रह सकती. क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि हर मेंबर को हर चीज़ पता होगी सोसाइटी के बारे में, क्या सोसाइटी कमा रही है, क्या सोसाइटी कर रही है, वो आपको हर मेंबर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो देयर विल बी नो सीक्रेसी, इसके अंदर कोई सीक्रेसी नहीं होती. एज अ रिजल्ट ऑफ ओपन डिस्कशंस इन द मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स एज वेल एज डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशंस, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी. नंबर 3, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट. इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है?
आप मैनेजमेंट बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे इसके अंदर। सर क्यों नहीं कर पाएंगे? देखो एक बात समझो, सोसाइटी कुछ लोगों ने मिलजुल के बनाई है। अब मैनेजमेंट अच्छा करने के लिए हर चीज़ के लिए प्रोफेशनल चाहिए। फाइनेंस के लिए फाइनेंस प्रोफेशनल्स चाहिए, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग प्रोफेशनल्स चाहिए, सेल्स के लिए सेल्स प्रोफेशनल्स चाहिए, और हमारे पास प्रोफेशनल्स नहीं है। तो जब तक प्रोफेशनल्स नहीं होंगे, प्रोफेशनल्स को हाई कॉस्ट देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। अगर पैसा ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा? नहीं हो पाएगा ना। तो प्रोफेशनल्स नहीं होते तो मैनेजमेंट भी इतना अच्छा नहीं होता, तो एफिशिएंसी नहीं है इनके मैनेजमेंट में। ये भी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर अनेबल टू अट्रैक्ट एंड एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजर्स बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू पे देम हाई। पे नहीं कर पाते। द मेंबर्स हु ऑफर द सर्विसेज ऑन अ वॉलंटरी बेसिस आर जनरली नॉट प्रोफेशनली इक्विप्ड। जो मेंबर्स ये काम कर रहे हैं वो जनरली प्रोफेशनली इक्विप्ड नहीं होते, बस जितना थोड़ा बहुत आता है कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट हमें देखने को नहीं मिलता। डिफरेंसेस इन ओपिनियन, कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ये तो सब में चलेगा, पार्टनरशिप में भी आप लिख के आ सकते हो, कंपनीज में भी लिख के आ सकते हो। जहाँ पे भी ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंसेस इन ओपिनियन, ये सब चीज़ें तो देखने को मिलेंगी मिलेंगी, ये आएगी ही आएगी। इसके बिना चीज़ें नहीं हो सकती, समझे? ये तो होना ही है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। सावधान इंडिया सवाल, बट ये इजी है। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ना जो लोग मिलजुल के करते हैं उन्हीं के नाम की सोसाइटी बना दी गई। अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल 20 फार्मर ने मिलजुल के सोसाइटी बनाई कि हम सीड सस्ते ले लेंगे, बल्क में लेंगे तो रॉ मटेरियल अच्छा पड़ जाएगा, ट्रैक्टर एक ही ले लेंगे, 10-20 लोग उसको चला लेंगे अच्छे से, मशीन बड़ी, थ्रेशर, हार्वेस्टर एक ले लेंगे तो लोग मिलजुल के उसको चला लेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर सोसाइटी बनी है किसकी बन गई? फार्मर्स की बन गई। तो इसको क्या बोल दिया गया? फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसी तरीके से जो लोग जिस पर्पस के लिए सोसाइटी बना रहे हैं वो उसका नाम दे दिया जाता है। जैसे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग बेसिकली की होगी कि सब लोग मिलके अपना माल बेचेंगे, है ना। फार्मर्स ने फार्मिंग करी, अब इन्होंने क्या बोला कि यार हम सब मिलके अपना सामान बेचते हैं, अलग अलग बेचेंगे तो बार्गेनिंग करेंगे, हमारा ही नुकसान होगा। अगर हम मिलजुल के एक सोसाइटी बना लें और 50 लोग एक जैसा माल एक साथ बेचें तो बार्गेनिंग कम होगी, हम ज़्यादा कमाएंगे। तो उस सोसाइटी को क्या बोल दिया गया? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो प्रोड्यूसर्स ने मिलजुल के बनाई, जो अलग अलग सामान का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कस्टमर ने मिलजुल के बना ली एज अ कंज्यूमर कि हम सब इकट्ठा सामान खरीदेंगे, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो बेसिकली बनाई गई मकानों के लिए, ये सोसाइटी अपने मेंबर्स को या तो प्लॉट्स देती है या फिर बने बनाए मकान देती है और फिर रीजनेबल कॉस्ट पे, या बेसिकली पैसा प्रोवाइड कर देती है, रीजनेबल कॉस्ट पे मकान बना लो। तो इनको क्या बोल दिया गया? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। सिमिलरली अगर आपको लोन वोन चाहिए किसी चीज़ के लिए, बिजनेस के लिए, हाउस के लिए, तो बेसिकली वहाँ क्या बन जाएगा? क्रेडिट। इसका काम पैसा बांटना है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पर्पस के बेसिस पे सोसाइटी के अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। आ जाओ अब 1 on 1 आके पढ़ते हैं कि इनका मतलब क्या है। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। दिमाग लगाओ, खुद सोचो, बड़ा ही आसान है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ कंज्यूमर, है ना भाई, आप और मैं, हम 10 लोग एक कॉलोनी में रहते हैं। हमने सोचा यार आटा, चावल, घी, चीनी तो सबको चाहिए। अब हम सब अलग अलग लाते हैं तो महंगा पड़ता है, 1-1, 2-2 किलो। क्यों ना हम सब मिलके एक ही जगह से ले आया करें 50 किलो। 10 घर हैं, 5 किलो के हिसाब से 50 किलो लाओ, सस्ता पड़ेगा, सबको फायदा होगा। तो हमने एक सोसाइटी बना ली, उसको क्या बोल दिया गया? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो क्या है देखो, द सोसाइटीज आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। सोसाइटी एम्स एट एलिमिनेटिंग द मिडलमैन। अब देखो अगर 2-2 किलो लेंगे, 5-5 किलो लेंगे तो रिटेलर से लेंगे, 50 किलो लेंगे तो सीधा होलसेलर से उठाएंगे ना, तो सस्ता पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो मिडलमैन खत्म हो गया। गुड्स आर परचेज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम होलसेलर्स एंड आर सोल्ड टू द मेंबर्स, हेंस एलिमिनेटिंग द मिडलमैन। बेसिकली ऑल द मेंबर्स आर कंज्यूमर्स होते हैं who want to get better quality products at reasonable prices. Simple. दूसरा कौन सा आता है? प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें कौन होंगे? These are set up to protect the interest of producers. ये प्रोड्यूसर्स के लिए बनाई गई है। The members are producers who are desirous of procuring input for the production of goods. ये बेसिकली इनपुट्स चाहते हैं for production of goods to meet the demand of the consumers. इसके बाद क्या आता है? दीज सोसाइटीज अभी क्या करती है? रॉ मटेरियल खरीद लेती है बल्क में, ठीक है, इक्विपमेंट्स खरीद लेती है, अदर इनपुट्स खरीद लेती है, यानी जितनी भी चीज़ें किसको चाहिए, एक प्रोड्यूसर को चाहिए, वो सब सोसाइटी से मिल जाएगी रीजनेबल कॉस्ट में और गुड क्वालिटी। परफेक्ट है।
इसके बाद क्या आता है हमारे पास, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम होता है बल्क में सेल करना। अब सपोज 20 दुकानें हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लाइन से 20 दुकानें हैं। कस्टमर जब एक के पास भी आता है, एक दूसरे से भिड़ते हैं, एक बोलेगा मैं 25 रुपये दे दूंगा, सामने वाला अरे मेरे पास आ जाओ मैं 24 दे दूंगा, बराबर बोलेगा अरे मेरे पास आ जाओ मैं 22 दे दूंगा। अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है, सेलर का ही हो रहा है। अब इन्होंने 20 के 20 ने डिसाइड करा कि हम सब अपना सामान फिक्स बेचेंगे 30 पे, 30 पे बेचेंगे सारे के सारे, एक भी 1 रुपया कम नहीं करेगा। अब जिसका भी बिकेगा फायदा तो सबका होगा, ओवरऑल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करा जाता है, मार्केटिंग में जो सेलर्स होते हैं जिन्हें सामान बेचना है, वो एक साथ आके सोसाइटी बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। सच सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। मेंबर कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स हु विश रीजनेबल प्राइस फॉर देयर आउटपुट। एम क्या रहता है, टू एलिमिनेट मिडलमैन को फिर से ख़त्म करना और अच्छे से मार्केटिंग करना। उसके साथ साथ ये हेल्प करती है कुछ चीज़ें करने में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में, वेयर हाउसिंग में, पैकिंग में, सब बल्क में होता है ना, तो अच्छा रहता है, ईजी रहता है। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके अंदर मेनली कौन लोग होंगे, इसके अंदर मेनली फार्मर्स होंगे जिनको चीप इनपुट चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए। सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट एट रीजनेबल कॉस्ट। मेन एम इज टू गेन द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग। मिलजुल के लार्ज स्केल फार्मिंग करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। सोसाइटीज प्रोवाइड अच्छे सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी, वही सारी चीज़ें अब ये फार्मर्स के लिए होगी, है ना। नेक्स्ट होगा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट का मतलब उधार, किसी को पैसा चाहिए, लोन बैंक से नहीं मिल पा रहा, तो वो ये सोसाइटी दे देगी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म्स टू द मेंबर्स। The main aim is to protect the members from exploitation of lenders who charge high rate of interest. बाहर वाला तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, सोसाइटी में सब लोगों ने मिलजुल के पैसा डाला हुआ है, जिसको जरूरत है भाई वो ले लो, वहाँ पे सस्ता पड़ेगा, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, है ना। मेंबर आर द पर्सन हु सीक फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। हाउसिंग सोसाइटीज़ में क्या होगा, हाउसिंग सोसाइटीज़ में आपको मदद करेंगे टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज एट रीजनेबल कॉस्ट। या तो आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्लॉट्स दे देंगे या फिर आपको बने बनाए फ्लैट्स दे देंगे। तो इसका काम क्या होता है, हाउस प्रोवाइड करना, ठीक है। लो जी, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, 3 सोसाइटीज़ ये हो गई। देन इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 3 सोसाइटीज़ ये हो गई। और ये हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला टॉपिक भी समाप्त। हमारे पास बचा बच्चों इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक और, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें हम टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। उसको पढ़ाता हूँ मैं आपको अगली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में, सो दैट हम उसको कवर कर पाएँ एंड चीज़ों को आगे बढ़ा पाएँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। अगली क्लास में हम कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, देन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 3। थैंक यू सो मच।